अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज एक बार फिर बड़े केस की समाअत बड़ी अदालत में हुई। नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद केस का फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द केस का फैसला सुनाने का ऐलान भी किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की जब समाअत हुई, जिसमें बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए, उन्होंने भी दलाइल दिए। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजी मानी खेज रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर इमरान खान की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब चाहती थी। बाहर जाकर बड़े शेर बनते हैं, सामने कोई बात नहीं करता, उसूली मौक़िफ़ में सियासत नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील से मुकालमा किया कि अगर आप इतने ही ईमानदार थे तो एमनेस्टी क्यों दी? बरतानिया की मिसाल दी जाती है, बताएं वहाँ क्यों एमनेस्टी नहीं दी जाती? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि एहतसाब का इतना ही सख्त मौक़िफ़ था तो टैक्स एमनेस्टी क्यों देते रहे? बरतानिया में बरसों से जमहूरियत है, वहाँ टैक्स एमनेस्टी क्यों नहीं दी जाती? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये माशी फैसले होते हैं, इस पर बात नहीं करना चाहता। बज़ाहिर आज चीफ जस्टिस बहुत जारहाना मूड में दिखाई दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम पेशरफ्त ये भी हुई कि नैब तरमीम केस में वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के वकील तक रसाई ना देने के बयान की तरदीद कर दी। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के मौक़िफ़ की तरदीद में सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराई। इन दस्तावेज़ात में वकला की इमरान खान से मुलाकातों की तफसीलात दर्ज हैं। इजाफी दस्तावेज़ात में कहा गया कि बानी पीटीआई तन्हाई में होने का मौक़िफ़ भी गलत है। दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़श्ता समाअत पर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में वकला तक रसाई ना देने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। हुकूमत ने कहा कि अदालत मुनासिब समझे तो इमरान खान के बयान और हकीकत को जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। दस्तावेज़ात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को जेल में किताबें, एयर कूलर और टीवी समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम कर रखी हैं। इन दस्तावेज़ात के मुताबिक इमरान खान किचन में खाने का मेन्यू तक का फ़ैसला खुद करते हैं। उनको दिन में 2 बार खुसूसी राहदारी में वॉक का मौका दिया जाता है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि वो इसकी दरख्वास्त पे हुए मज़ीद दस्तावेज़ात और तस्वीर जमा कराने की इजाज़त दे। इन दस्तावेज़ात पर अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के दस्तखत भी आवेज़ हैं। अब हुकूमत ने बानी पीटीआई की कैद तन्हाई में रखने वाले बयान और वकला तक उनकी रसाई ना मिलने की शिकायत पर सबूतों के साथ अदालत को ये बता दिया है कि बानी पीटीआई की बातों में सदाकत नहीं है। अब बानी पीटीआई के जेल सेल में जो तस्वीरें हुकूमत ने जारी की हैं, उनको देखकर किसी सूरत में ये नहीं कहा जा सकता कि बानी पीटीआई कैद तन्हाई में है या फिर उनको सजाए मौत की जेल में, डेथ सेल में, जैसा कि उन्होंने कहा था, रखा गया है। ऐसा मालूम होता है कि एक वीआईपी कमरा है जहाँ बेड है, टेबल और चेयर भी है, खुश्क मेवाजात भी हैं, यहाँ तक कि वर्जिश करने की सहूलियात भी मौजूद हैं। अब हुकूमत ने बानी पीटीआई की मजलूमियत के कार्ड पर एक ज़रब लगाई है। उसमा बुखारी ने भी बानी पीटीआई के अडयाला जेल में कमरे की तस्वीरों पर रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि शायद अब भी मुतमईन ना हो, 5 स्टार होटल की मज़ीद सहूलतें उन्हें मिलनी चाहिए। ये मौक़िफ़ है पीटीआई। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये कोई मेहमान नहीं है, ये देखें ये किन केसेस में जेल के अंदर हैं। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना था कि बानी पीटीआई कैद तन्हाई नहीं, कैद अयाशी काट रहे हैं। तलाल चौधरी ने इस हवाले से जो मौक़िफ़ लिया, अगर प्रोड्यूसर प्ले है तो मौजूद है तो प्ले कीजिएगा, अदरवाइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है इन पर्टिकुलर, उसके अंदर भी एक डिवाइड दिखे। सोशल मीडिया टीम ने जो कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया उस पर रऊफ़ हसन का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है कि सोशल मीडिया टीम ने यह गैर ज़रूरी इक़दाम किया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो वफाकी हुकूमत ने जो दस्तावेज़ात जमा कराई है और इमरान खान की जेल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, इससे उनका डेथ सेल का मौक़िफ़, जो उन्होंने खासतौर पर गैर मुल्की सहाफ़ी मेहदी हसन को इंटरव्यू में कहा था कि उनको डेथ सेल में रखा गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, तो ये डेथ सेल वाला प्रोपोगंडा तो बेनकाब हो गया आज हलीम आदिल शेख साहब। आरामदेह बिस्तर, माशाल्लाह, बड़े अफसोस की बात है, आरामदेह बिस्तर है। आपने देखा ये बेड है। और आपको बताता चलूं कि आपने बिल्कुल सही बंदे को आज बुला लिया। मैं डेथ सेल में रहकर आया हूं और मुझे पता है क्या होता है। ये एक छोटा सा रूम जिसके अंदर ही बाथरूम है। डेथ सेल वो होता है जो अक्सर बाहर से बंद होता है और एक छोटे से सेम सेल है। कोई आलीशान वो नहीं है भाई। बेड तो होता है, कोई भी बी क्लास का मुजरिम होगा, 20 कत्ल भी किए हुए हैं, अगर उसके बाद 3 चीजें हैं, अगर वो ग्रेजुएट है, अगर उसने 50,000 रुपए से ज्यादा टैक्स अदा किया हुआ है, अगर वो कोई बड़ा ऑफिस होल्डर रहा है या वो पार्लियामेंटेरियन रहा है, तो उसको बी क्लास मिलता है। और बी क्लास के अंदर ये जो आपने बताया, बी क्लास के अंदर टेलीविजन जरूरी है, अखबार जरूरी हैं बी क्लास के अंदर। अच्छा, लाइब्रेरी जेल की लाइब्रेरी उसका हिस्सा होती है और जेल का जिम उसका हिस्सा होता है। अब चूंकि सिक्योरिटी की वजह से कहीं कन्फाइन कर दिया जाता है, लाइक इमरान खान, तो फिर वो किताबें उनके सेल में दे दी गई, वो मशीन साथ वाले सेल में रख दी गई,
तो ये तो डेथ सेल है। रिपोर्टेडली 8 सेल्स को मिला के बानी पीटीआई को जेल में जो कमरा दिया हुआ है, इसको डेथ सेल कहेंगे आप? जी ऐसा ही होता है। डेथ सेल में कोई ये नहीं होता कि फांसी का फंदा लटक रहा होता है। डेथ सेल वो होता है जो आइसोलेटेड होता है, जहां किसी और की एक्सेस नहीं होती है, वो बंदा अकेला होता है और वो बाहर से बंद होता है। जब उसको निकाला जाता है तो उसका गेट खुलता है और उसको अंदर डाल के दोबारा गेट बंद कर दिया जाता है। वो आइसोलेशन में होता है। ये दैट इज डेथ सेल। डेथ सेल ये वो नहीं होता कि फंदा लटक रहा होता है। अडयाला जेल में कोई 5 स्टार रूम दे दिया जाए? अडयाला जेल में जाहिर है जेल है, जेल को जेल ही रहने दीजिए, वो कोई 5 स्टार रूम का नक्शा पेश करेगी तो मामला, इसके अंदर जो सहूलियात मैसर है ये डेथ सेल में मैसर होती? जनाब सेल ये वही है। सहूलियात तो इनको देनी चाहिए उसूली तौर पे। इन्हें आजाद होना चाहिए, इन्हें लाइब्रेरी की एक्सेस होनी चाहिए, इन्हें जिम की एक्सेस होनी चाहिए, इन्हें लोगों से बातचीत करने की आज़ादी होनी चाहिए। यही है। इन्होंने ला के मशीन भी ले जाके वहीं रख दी, इन्होंने किताबें भी ले जाके वहीं रख दी। किताब, टीवी, अखबार, बेड, ये एक मतलब ये हक है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तो उस वक्त होना, हलीम आदिल शेख साहब, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या आइसोलेशन तो उस वक्त होना कि जब आपको वकला की एक्सेस ना हो। जैसे बानी पीटीआई ने गुज़श्ता समात पे कहा कि वकला से मिलने की सहूलत नहीं है, तो आज वो तमाम तर फहरिस्त रख दी गई कि जिसकी मुलाकात बानी पीटीआई से हो चुकी है और वकला की एक्सेस भी उनको मौजूद है। तो ये राज भी मुनकशफ हो गया और उस पर वफाकी हुकूमत तो कहती है कि अदालत अगर कोई कमीशन बनाना चाहती है तो कमीशन बना के इंक्वायरी कर ले। देखिए, कोर्ट सबको जाना होता है, वकला से मुलाकात की इजाज़त होती है, फैमिली से मुलाकात की इजाज़त होती है, फ्रेंड्स से मुलाकात की इजाज़त होती है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वो होती है कि जब बंदा मुलाकात के आने के बाद क्या वो आज़ाद है। 109 उसका खुला है। मैं जेल की चूंकि मैं 5.5 महीने रहा हूँ, तो 109 होता है कि खोल बंदा आज़ाद होता है उसके अंदर, कि बंदा अपने सेल से बाहर कैदियों से मिल सकता है, जिम में जा सकता है, लाइब्रेरी में जा सकता है, खुली जगह पे वॉक कर सकता है। ये एक छोटी सी गली फर्श की डाल दी है, इधर वॉक हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कि आपको अपने सेल तक महदूद किया जाए, आप तक किसी की एक्सेस ना हो, किसी की आप तक एक्सेस ना हो। और उसके बाद ये वकला से मुलाकात तो होनी है, वो तो जाके जिस कमरे में होती है वहां भी। तो फिर ये तो नहीं कहा जा सकता कि वकला तक एक्सेस नहीं है, ये रसाई नहीं है उस लेवल, उस सतह की नहीं, सतह की होनी। जितने 203 केसेस हैं उस सतह के ऊपर नहीं है। हफ्ते में एक मुलाकात वकला से, एक मुलाकात फैमिली से है। जिस सतह की सहूलियात आप मांग रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब, बानी पीटीआई जब वजीर आजम हुआ करते थे तो वो कहते थे कि नवाज शरीफ के कमरे से टीवी उतरवा लूंगा। आज उनके कमरे में टीवी मौजूद है, मगर आप तो नवाज शरीफ के कमरे से टीवी उतरवाना चाहते थे। नवाज शरीफ का कमरा देखा आपने? मरियम नवाज का कमरा देखा आपने? फर्क देखा आपने? मैं कहना चाहता हूँ उसमें क्या फर्क है? शहजादा है। बात यह है, हाँ बड़ा फर्क है जी, वो वीवीआईपीज में होते थे। बात यह है कि मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त एक वो शख्स जो इस कौम की दिलों की धड़कन है, एक वो शख्स जो आलम इस्लाम का बहुत बड़ा लीडर है, साबिक वजीर आजम है, आइंदा का वजीर आजम है, उसको आपने एक छोटे से कमरे में जहाँ खुला बाथरूम है, जहाँ बंदा खड़ा हो तो बाहर से नजर आता है, उसी जगह टेबल है, उसी जगह कुर्सी है, उसी जगह कूलर है, उसी जगह किताबें हैं, उसी जगह खुद है, उसी जगह उसका बिस्तर है। मैं कहना चाहता हूँ शर्मनाक बात इससे नहीं हो सकती। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर ये तमाम तर सहूलियात दस्तयाब नहीं होती जो इस सेल के अंदर दस्तयाब है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जितनी अजियत पहुंचानी होती है किसी कैदी को जब आपने, तो आप उसको रूम कूलर नहीं देते, आप उसको टेलीविज़न नहीं देते हैं, आप उसको खुश्क मेवाजात नहीं देते हैं, आप उसको एक्सरसाइज मशीनें नहीं देते हैं, आप उसको रेजिस्टेंस बैंड्स नहीं देते हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब हमारे कानून में लिटरल मीनिंग्स में और प्रैक्टिकली वो ये नहीं होता जो आज इन तस्वीर के साथ झलक रहा है। मैं सिर्फ ये, आई डोंट मीन टू डिबेट ऑन दिस, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं, आपने मुझे इधर मैं आपको रोकूंगा। हाँ जी, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वो होती है जहाँ एक शख्स अकेला हो, तन्हाई में हो, किसी और से मुलाकात की इजाजत ना हो, बंद कमरे में हो, और उसके बाद ये चीजें, मुलाकात की इजाजत तो है ना सर, मुलाकात की इजाजत तो है हर मंगल को। आज भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त भी मुलाकात हो रही है सर, आज भी मुलाकात के लिए लोग पहुंचे हैं। तो इसलिए कम से कम इसको डिस्ट्रैक्ट या डिस्टॉर्ट नहीं करे ना सर, जो फैक्ट्स हैं उनको फैक्ट्स रहने दें। नो जी, ये अदालत की तरफ से है, ये आइन में राइट है। यही तो हुकूमत कह रही है कि अदालत सहूलतकारी कर रही है बानी पीटीआई की। बात यह है कि मैं कहना चाहता हूँ ये तो जेल एक्ट में है ना। आप जेल गए, मैं जेल होकर आया, मुझे पता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या। ये चीजें
इन्हें लाइब्रेरी की एक्सेस होनी चाहिए, इन्हें जिम की एक्सेस होनी चाहिए। ये सब चीजें यहाँ नहीं घुसेड़ देनी चाहिए ले जाके, इनको बड़े कमरे में रखना चाहिए। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब की जो बात है, हलीम आदिल शेख, राना सनाउल्लाह साहब ने यह दावा किया है कि जो आपने कंट्रोवर्शियल ट्वीट की, इस हवाले से आपकी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात कह चुके कि अननेसेसरी था कि अस्करी क़यादत की तस्वीर उस पर लगाई जाती, सोशल मीडिया टीम का ये अमल गैर ज़रूरी था। और राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके कि इस कंट्रोवर्शियल ट्वीट के ऊपर भी मुकदमा हो सकता है। आर यू रेडी फॉर दैट? We are ready for everything। इस कंट्रोवर्शियल ट्वीट के मामले में रऊफ हसन साहब ठीक कह रहे हैं या सोशल मीडिया टीम ठीक कह रही है? देखिए, मैं समझ सकता हूं कि सोशल मीडिया टीम ने क्या गलत किया। अगर एक कोई है, एक इतना बड़ा सानिया हुआ है, हमीदुर रहमान कमीशन की उस पर रिपोर्ट मौजूद है, तो उसके ऊपर लोगों को करना चाहिए। मेरा ख्याल है डिबेट होनी चाहिए। जैसे आपने फरमाया कि उसके ऊपर तो रिपोर्ट अभी पब्लिक ही नहीं है, तो जो वीडियोस आप पोस्ट कर रहे हैं और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं, क्या वो रियासत के साथ भलाई है? जिसमें आप शेख मुजीबुर रहमान को हीरो बना के दिखा रहे हैं, क्या वो रियासत के साथ भलाई है? देखिए, हम ये कह रहे हैं, जब मैंडेट को नहीं माना जाता तो मुल्क टूटता है। जब एक तरफ 182 सीटों वाला और एक तरफ 84 सीटों वाला, एक तरफ के बंदे के पास 55% मेजोरिटी थी, एक के पास 26% मेजोरिटी थी। जब 26 वाले को आपने 55 वाले को दे दिया, शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ पार्लियामान के अंदर अदम एतमाद तहरीक नहीं आई थी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से शेख मुजीबुर रहमान वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटे नहीं थे जो इमरान खान के साथ। वो तो पुरानी बात होगी, वो तो पुरानी हो गया। अब तो 8 फरवरी की बात हो रही है ना। 8 फरवरी पे 180 सीटें हमारे पास आई और 17 सीट वाली नून लीग को बना दिया गया और मुल्क के साथ ज्यादती की गई। सोशल मीडिया बंद किया गया, बल्ले का निशान छीना गया, कद्दू, बैंगन, गाजर, मक्खी, जूता, क्या क्या निशान दिया गया। उसके बावजूद कौम ने वोट दे दिया। बात है कि एक हकीकत है, तहरीक इंसाफ एक रियलिटी है। इमरान खान जब तक भागेंगे जान नहीं छूटेगी। पीछे हट जाएं, जिसका इख्तियार है, जिसका इक़्तिदार है, उसके हवाले करें और मुल्क को आगे चलने दें। मुल्क की आप रऊफ हसन साहब के साथ खड़े होते हैं या सोशल मीडिया टीम के साथ खड़े होते हैं? हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, ये हमारा मसला है। पार्टी रऊफ हसन के साथ खड़ी है या सोशल मीडिया टीम के साथ खड़ी है? रऊफ हसन भी पार्टी है, सोशल मीडिया के हमारे वॉरियर्स हैं, वो हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। उन्होंने समझा जाए कि पार्टी कंफ्यूज है। जिस तरीके से पार्टी खड़ी है, मैं समझता हूँ पार्टी एक है, कोई कंफ्यूज ना करने की कोशिश करे। सोशल मीडिया की टीम्स को हम सलाम पेश करते हैं, उनकी वजह से हमारा बल्ला छीना गया, एक एक शख्स तक पहुंचा, एक एक घर तक पहुंचा, हर जगह पहुंचा है। हमारी पार्टी सोशल मीडिया टीम ने आपका नुकसान किया या रऊफ हसन जैसे जो स्टेटमेंट्स है वो आपका नुकसान कर रहे हैं? रऊफ हसन साहब हमारी पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, पार्टी उनके साथ भी खड़ी है। सोशल मीडिया टीम हमारे नाम सिपाही हैं, हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। हमारा एक, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा असासा है, उनके साथ भी खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम। इस वक्त हुकूमती तर्जुमान मखसूस सियासी जमात और रियासत या रियासती इदारों के साथ उसकी जो टकराव की पॉलिसी और उनके खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे को जमात के लिए, मखसूस जमात के लिए नुकसानदेह करार दे रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब एक मरतबा फिर सोशल मीडिया से मखसूस सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट से वीडियो अपलोड की गई, जिससे ये बात वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है कि मखसूस सियासी जमात जैसे इंतशारी टोला इस वक्त रियासत पाकिस्तान के साथ जिस तरह के खब्त और जुनून में मुब्तला दिखाई देता है। यही वजह है कि राना सनाउल्लाह फरमा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ डायलॉग का रास्ता मुमकिन नहीं रहा। अब बानी PTI के खिलाफ गद्दारी समेत नए मुकदमात कायम होंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कैसर अहमद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि हवाओं का रुख वाकई बदल रहा है और हुकूमत इसी साल घर जाने की है, जिसके बाद नए इंतखाबात होंगे। देखिए, ये सियासत है, सियासत का खेल है, हर एक ने अपनी अपनी बात करनी है। अपोजिशन ने कहना है नहीं जी हवाओं का रुख बदल रहा है। अब आपके सामने है जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तरक्की पे तरक्की कर रहा है। जो हमने ये 2.5 महीने हुए हुकूमत में आए हुए, तो उसमें आप देखिए कि पिछले अगर मई में महंगाई थी 31-32%, तो वो 12% हो गई है। उसके बाद आप देखिए कि जो हाईएस्ट हो गई है हमारी रेमिटेंस जो आ रही है बाहर से, फॉरेन एक्सचेंज की रेमिटेंस हाईएस्ट हो गई है। ये कोई फिगर कोई भी झुटला नहीं सकता ना। फिर हमारी IT की जो एक्सपोर्ट है वो हाईएस्ट हो गई है। फिर आप मुझे बताइए कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है वो बहुत कम हो गया है, यानी इंपोर्ट कम हुई है और एक्सपोर्ट बढ़ रही है। अब आवाम का रुख देखिए ना, वो तो कहेंगे कहने वाले, लेकिन आवाम को अंदाज़ा हो रहा है कि महंगाई में कितनी फ़र्क पड़ गया है, रोटी का भाव क्या हो गया है और उसके साथ साथ पेट्रोल किस तरह घट रहा है। तो कहने वाले तो आपकी हुकूमत को इललेजिटिमेट कहते हैं, मैंडेट चोर कहते हैं, मैंडेट थीव्स का नाम देते हैं
और उसके लिए वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का भी रुख कर रहे हैं, पार्लियामान के अंदर भी दबाव बढ़ा रहे हैं, अदालतों से भी दबाव आ रहा है। तो हुकूमत के लिए एक प्रेशर तो है, और लगता ये है कि हुकूमत के हवास पर भी बानी पीटीआई और पीटीआई सवार है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मजीद मुकदमात का इंदराज होगा, इनसे बात नहीं होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे, बल्कि सख्तियाँ बढ़ेंगी। तो क्या हुकूमत मजीद सख्तियाँ बढ़ाना चाहती है पॉलिटिकल फोर्सेस के ऊपर? नहीं जी, हुकूमत तो देखिए, हुकूमत तो आपके सामने कोई अगर कोई सख्ती बढ़ाई हो, आज ही उन सहूलतों का बताया है कि उनको बानी पीटीआई को जेल में क्या क्या सहूलतें मिल रही हैं। हमारे वक्त में क्या था, वो हमारे वक्त में अमेरिका में कहते थे कि इनका एयर कंडीशन भी बंद कर दो। अब वो सहूलतें आज आपने सुन लिया होगा, तो हमें तो कोई किसी किस्म का कुछ नहीं है। वो सियासी लोगों में आपस में डायलॉग होता है, करें आए, हमसे डायलॉग करना चाहते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग शेख साहब, आपके मियाँ साहब के यहाँ तो एयर कंडीशनर था, यहाँ तो छोटा सा रूम कूलर पड़ा हुआ है छोटे से कमरे में, और जब मवाजना कर रहे हैं वो तो वो सेल भी निकाल के दिखा रहे हैं। ख़ासतौर पर कोटलक पर जेल में जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दौरा किया था और वो देख के उस जगह को उसको उन दिनों को याद भी कर रही थी, तो वो उसका कंपैरिजन भी हो रहा है कि वो कितना स्पेशियस था, वहाँ पर क्या सहूलतें थी, और यहाँ तो आपने 3 महीने यानी गुज़श्ता को तकरीबन 9 महीने से जो है मामला जिस अंदाज में चल रहे हैं वो इसी जगह पर है। आज तो ऑफिशियली हाई कोर्ट में वो तमाम तफसीलात बता दी गई कि सैकड़ों लोग उनसे मिल चुके हैं और उनके पास एक्सरसाइज करने के लिए अलग स्पेस है, हर किस्म की उनके पास सहूलत है। अब बात यह है कि अगर हमें कोई इतराज़ हो, हम तो कह रहे हैं अदालतों में वो फेस कर रहे हैं, अदालतें अगर कुछ उनको रिलीफ दे रही हैं तो अदालतें तो आज़ाद हैं। अदालतों वो जो साबित हो रहा है कि अदालतों बिल्कुल आज़ाद हैं, वो आए ना अपने केसेस को बिल्कुल मामला ये ना कि अदालतें रिलीफ देती हैं या इंसाफ देती हैं, तो हुकूमत तैयार है कि मजीद केसेस बनाए और बानी पीटीआई को जितनी देर तक अंदर रखा जा सकता है रखें। तो क्या हुकूमत की ये स्ट्रैटेजी है? आने वाले दिनों में हम देखें कि गद्दारी समेत दीगर मुकदमात का इंदराज होगा उनके अगेंस्ट? ये तो भी आपका एक अंदाजा ही है। मैं तो फेडरल कैबिनेट में बैठा हूं, ये स्टेटमेंट है, ये वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है जो कैबिनेट का हिस्सा है। नहीं, वो कैबिनेट का हिस्सा है, मैं भी कैबिनेट का हिस्सा हूं। कैबिनेट में कभी ये बात डिस्कस ही नहीं हुई, डिबेट ही नहीं हुई इस बात पे। और आप मीडिया चला रहा है कि ये आने वाले दिनों में ये मुकदमा हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो कुछ हो जाएगा आपके सामने है, और जो कुछ हुआ है उस पर बात कर लेना, जो अभी तक हुआ है। मैं सहूलतों का तो हमने खुद कहा ना कि अगर कोर्ट वैसे जो अभी तक शेख साहब हुआ है वो तो खासा काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है मुस्लिम लीग नून के लिए, यानी जितने मर्जी केसेस बना ले बानी पीटीआई को अदालतों से तो इंसाफ ये रिलीफ मिल रहा है और अल्टीमेटली पॉपुलर भी मजीद हो जाते हैं। अगर ये काउंटर प्रोडक्टिव होता तो ये जो नए इलेक्शन हुए सारे, जो आपने देखे कि इलेक्शन हुए, तो अभी सारे इलेक्शनों में तो मुस्लिम लीग जीत रही है। लोगों का तो इंप्रेशन, लोग तो इस बात को बड़ा कंडेम कर रहे हैं कि आप लड़ाई झगड़े की सियासत में पड़े ही नहीं, ख़त्म ही नहीं कर रहे। आपने वादे तो किए थे कि आवाम को सहूलतें मिलेंगी, आपको रोज़गार मिलेगा, महंगाई में कमी होगी, तो उसकी तरफ तो आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे। आपने खुद KPK के चीफ मिनिस्टर साहब की खुद उनकी ज़बान सुन ली। तो ये क्या, कौन सा ये कोई तरीकाकार है क्या? जमहूरियत इस तरह चलती है कि 2014 से आप लगे हुए हैं धरनों पे और नेगेटिव पॉलिटिक्स में? आए हमारे साथ बैठ के मुल्क की बेहतरी के, या KPK में कुछ करके दिखा दें। KPK जो आपके पास तीसरी बार हुकूमत हो, लेकिन हुकूमत ने तो अब दरवाजा बंद कर दिया डायलॉग का। वो कहते हैं अब डायलॉग नहीं होंगे, अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब मुकदमात होंगे। नहीं, ये तो आपने कह दिया मुकदमात हो गए। देखिए, मैं नहीं कह रहा सर, आपकी सीनियर लीडरशिप कह रही है। भाई मैं भी लीडरशिप में ही हूँ ना। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात कहीं डिस्कस नहीं हुई। और जो इलेक्शन हुए हैं सारे, आपने देखा तो है कि उन इलेक्शनों में अवाम का क्या मैंडेट हुआ है। जो लेटेस्ट इलेक्शन हुए हैं उनको तो उन जगह भी 2024 की या बाई इलेक्शंस की बात कर रहे हैं? बाई इलेक्शन, मैं बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूँ जो सबसे जाहिर है आपकी हुकूमत की नाक के नीचे हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शनों के बाद, इलेक्शन में तो इन्होंने काफ़ी वोट लिए, काफ़ी इन्होंने सीटें भी लीं। उसके बाद जो ये बाई इलेक्शन हुए उसमें इनका रिजल्ट क्या रहा आप देख लीजिए, उनमें क्या सूरत हाल रही। तो वो तो लोग, बल्कि ये अंदाज़ा ये हो रहा है कि लोग इस बात को पसंद नहीं कर रहे कि टसल की ये हम सियासत करें। हम तो मुल्क की डेवलपमेंट, और चंद लोगों को, आप मीडिया भी, मैं हैरान हूँ कि सिर्फ चंद लीडरों तक ही बात करता है। कभी 9.5 करोड़ लोग जो गरीब हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिनके हालात को डिस्कस ही नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब आपके वक्त के लिए। वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अभी ये जो बयानिए का तजाद है, या ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये स्टेटमेंट्स खासी कन्फ्यूजिंग होते हैं कि बानी पीटीआई को लेकर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है,
पॉलिटिकल डोमेन में क्या करना है। तो ये कन्फ्यूजन सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी तक महदूद नहीं है, ये मेन स्ट्रीम जो हुकूमत में बैठी हुई पार्टीज़ हैं उनके अंदर भी ये प्रिवेल कर रही है। तरक्याती मंसूबे आवाम की फलाह के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जब तरक्याती मंसूबे बदनीयती का शिकार हो जाए तो आवाम को रिलीफ नहीं बल्कि तकलीफ ही मिलती है। ऐसा ही एक मंसूबा नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का है। नीलम जहलम प्रोजेक्ट आज़ाद कश्मीर में दरियाए नीलम पर 2018 में तामीर किया गया। ये एक मुनफरिद पन बिजली मंसूबा है जिसका 90% हिस्सा ज़ेर ज़मीन वाक़ है, लेकिन लगता है कि इस मंसूबे पर हुकूमत बेबस है। 969 मेगावाट के नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर बंद हुए 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद ताहाल इस मसले की असल वजह और हकीकत मालूम नहीं हो सकी। अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 500 अरब रुपए के नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कम अज़ कम मजीद 18 से 24 माह तक बंद रखना पड़ सकता है, यानी मजीद 2 साल तक ये प्रोजेक्ट बंद रह सकता है। और बापटा के मुताबिक इस मंसूबे में 51.5 किलोमीटर तवील सुरंग का निज़ाम है जो एक कमज़ोर अर्जियाती इलाके में तामीर किया गया है जहाँ ज़लज़ले का ख़तरा हर वक्त रहता है। इससे कबल जुलाई 2022 में TRT में बड़े शगाफों की वजह से जिनकी मरम्मत 13 महीनों में हुई थी, इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। इसके बाद बिजली की पैदावार और अगस्त और सितंबर 2023 में दोबारा ये प्रोडक्शन शुरू हुई, जबकि प्लांट ने 28 मार्च को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा 969 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत हासिल की। 969 मेगावाट की अपनी नस्बशुदा सलाहियत के बावजूद ये मंसूबा कभी कभार इस सतह से तजावुज़ कर जाता था और 1040 मेगावाट तक पहुंच जाता था। जब ये मंसूबा ऑपरेशनल था तो ये ईंधन की कीमत के बगैर नेशनल ग्रिड को सालाना 5 अरब यूनिट से ज़्यादा बिजली यानी किलोवाट आवर्स तकरीबन 10 रुपये फी यूनिट के औसत टैरिफ पर फराहम कर रहा था। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बंद होने का मतलब सालाना एनुअली 55 अरब रुपए से ज़ायद का बराह रास्त नुकसान है, जबकि इसका बिलवास्ता असर महंगे मुतबादिल ईंधन की शक्ल में भी आएगा जिसकी कीमत ईंधन के ज़राए पर मुनहसर है और जिसकी कीमत 90 से 150 अरब रुपए के दरमियान बनती है। ज़ाहिर है बिजली पैदा करने वाला इतना बड़ा ज़रिया ख़त्म हो जाएगा तो फिर फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया दिनों में नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के दौरे के मौके पर खिताब करते हुए एतराफ़ किया था कि नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर मुल्क के तकरीबन 5 अरब डॉलर्स खर्च हो चुके हैं। इसका इब्तदाई तखमीना 840 मिलियन डॉलर्स था जो बढ़कर 5 अरब डॉलर्स तक जा पहुंचा और साथ साथ वक्त भी ज़ाया हुआ। ये वही नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसके लिए नीलम जहलम सरचार्ज की मद में हम अपने इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स हैं उसकी मद में रकम अदा करते रहे हैं। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का एक साल में 2 बार शट डाउन होना भी यकीनन तशवीशनाक अमर है कि ये शट डाउन क्यों हुआ, ब्रेक डाउन क्यों आया और इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो इतने क्रूशल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर वाक़ है अगर वो बंद रहता है तो ये बंद है क्यों। इस हवाले से इन्वेस्टिगेशंस क्या हो रही हैं, क्या सरकार इसमें इस हवाले से जो तहकीकात हुई हैं और उसमें उसकी को रेक्टिफिकेशन के लिए भी काम कर रही है। और अगर ये नहीं होता तो ऑब्वियसली जो बिजली पहले ही महंगी है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से ये पैदावारी लागत और बढ़ेगी और अल्टीमेटली एक आम आदमी के लिए माहौल घुटन ज़दा हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि सरकार इसमें इंटरवीन करेगी, इंटरवेंशन करेगी और इस स्कीम्स को रियलाइज़ करते हुए जल्द अज जल्द इस मंसूबे पर दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान तंबाकू इंडस्ट्री को टैक्स चोरी का ग्रहण लग रहा है। इस वक्त तंबाकू इंडस्ट्री सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स के निर्गे में दिखाई दे रही है। सिगरेट ब्रांड्स की टैक्स चोरी की वजह से इस शोबे को नुकसान पहुंच रहा है। अब इस हवाले से लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट की ताज़ा तरीन तहकीकात सामने आई हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि पाकिस्तान में तंबाकू की खपत में कमी नहीं आई है बल्कि ये एक जायज़ सनद से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी वाले सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स की जानिब मुंतकिल हो गई है। लम्स ने अंदाज़ा लगाया है कि सिगरेट ब्रांड्स की टैक्स चोरी से कौमी ख़जाने को 300 अरब रुपए का सालाना नुकसान होने लगा है। वो मशहूर तालीमी इदारों नस्ट और लम्स ने अपनी अपनी तहकीक और नताइज से जाहिर किया है कि जिसके मुताबिक फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 200% इजाफे की पॉलिसी गैर नतीजा खेज साबित हुई है क्योंकि जायज़ सनद का हुजम कम होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में सिगरेट सेक्टर पर टैक्स के असरात के उन्वान से लम्स की एक हालिया तहकीक ने एक अहम मसले का पर्दाफाश किया है जो पाकिस्तान की सिगरेट इंडस्ट्री पर टैक्स पॉलिसीज बिलखुसूस फेडरल एक्साइज ड्यूटी यानी FED एडजस्टमेंट के फौरी असरात का मुतालबा करता है जिससे हुकूमत को आमदनी की वसूली के मुकाबले में रेवेन्यू में मजीद नुकसान हो रहा है। तजर्बाकार काशिफ ज़हीर मलिक जो
लम्स में माशियात के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जिनकी सरबराही में होने वाली इस तहकीक से पता चलता है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी में मुसलसल और खातिर खा इजाफे ने सिगरेट की सनत पर गहरा असर डाला है। लम्स का वाजन और मौसर टैक्स पॉलिसी की अहम ज़रूरत पर रोशनी डालता है कि टैक्स चोरी के चैलेंजेस से निपटती है और तमाम मैन्युफैक्चरर्स के लिए बराबरी के मैदान में मुआविन होती है। रिपोर्ट में पाकिस्तान की मईशत पर गैर कानूनी तिजारत के नुकसानदेह असरात को कम करने के लिए जाम नफाज, टैक्स की बुनियाद में वसीतर और अवामी आगाही की अहमियत पर भी जोर दिया गया है। रिपोर्ट टैक्सेस में इजाफे के बाद सिगरेट के जायज़ से नाजायज़ इस्तेमाल की तरफ तब्दीली के ख़तरनाक रुझान की वजह से होने वाले महसूलात के नुकसानात का तफसीली जायज़ा फराहम करती है। दूसरी जानिब नस्ल ने भी इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक गैर कानूनी सिगरेट्स की तिजारत पर रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के इख्तिताम तक गैर कानूनी सिगरेट तिजारत का हुजम 60% से बढ़ने का खदशा है। नस्ल की रिपोर्ट में कहा गया है कि आज़ाद कश्मीर में सिगरेट इंडस्ट्री में कवानीन के सख्त नफाज की ज़रूरत है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के बाद सारिफीन महंगे कानूनी सिगरेट ब्रांड छोड़ रहे हैं। अब तक अगर हुकूमत के टैक्स चोरी के खिलाफ उठाए गए इकदामात की बात करें तो पहली बार आज़ाद जम्मू कश्मीर में वसी पैमाने पर ये जो मुहिम है वो शुरू की गई। भंबर और मीरपुर में 4 अरब सिगरेट की छड़ियों का खाम माल कब्जे में ले लिया गया। मुल्क की टैक्स नाफिज करने वाली मुहिम ने इस्लामाबाद, मुल्तान और जामशोरों में जाली फैक्ट्रियाँ बंद भी कर दी। स्मगलिंग से निपटने की कोशिशें तेज़ हुई। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम यकीनन एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टूल है। हमारे सिस्टम ने इसको डिलीवर नहीं किया है, क्योंकि हमने इसे मुनासिब नफाज के बगैर इसको इम्प्लीमेंट किया है। नस की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2 कंपनीज ने सिस्टम को मुकम्मल तौर पर लागू किया है और ये मकसद को मुकम्मल तौर पर इसको शिकस्त देता है जिस मकसद के तहत ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को लागू किया गया था। शब्बर जैदी ने दावा किया कि जब भी वो तंबाकू पर टैक्स बढ़ाना चाहते थे, उन्हें असद कैसर और PTI के दीगर अरकान पार्लियामान के शदीद दबाव का सामना करना पड़ता था। अब ये चंद इंपॉर्टेंट ऐसे सिफारिशात हैं जो इन दोनों तहकीकाती रिपोर्ट्स में दी गई है कि अगर हुकूमत इनको इम्प्लीमेंट कर ले तो एक बहुत बड़े देरीना मसले का हल निकाला जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।